नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं एल्केम लैबोरेटरीज के Q3 FY26 नतीजों की। ये तिमाही काफी दिलचस्प रही है, जिसमें हमें दमदार ग्रोथ भी दिखी, मुनाफे में एक सरप्राइजिंग गिरावट भी, और साथ ही कंपनी का एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम भी देखने को मिला। चलिए इन नतीजों को जरा गहराई से समझते हैं। तो पहली नज़र में तो सब बढ़िया लगता है। अगर पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो एल्केम का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 10.7% बढ़ा है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें, लेकिन पिछली तिमाही से मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसमें 16.9% की एक बड़ी गिरावट नजर आती है। तो एक तरफ रेवेन्यू बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्रॉफिट घट रहा है। ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई। तो आखिर एल्केम में हो क्या रहा है? इसे समझने के लिए हमें नंबर्स और कंपनी की स्ट्रैटेजी दोनों में थोड़ा और अंदर जाना होगा। रेवेन्यू में इस ग्रोथ का राज दरअसल भारत से बाहर छिपा है, एल्केम के इंटरनेशनल बिजनेस में। सच कहूं तो इस तिमाही का स्टार परफॉर्मर यही सेगमेंट था। अब ये देखिए फर्क कितना साफ है। इंटरनेशनल बिजनेस तो 26.6% की जबरदस्त रफ्तार से भागा, जो कि डोमेस्टिक मार्केट की 5.5% की ग्रोथ से कहीं कहीं ज्यादा है, और इसी ने कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को ऊपर खींचा है। और इस शानदार ग्रोथ के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। एक तो अमेरिका जैसे मुश्किल मार्केट में नए और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का लॉन्च, और दूसरा बाकी दुनिया के बाजारों में मतलब यूएस के अलावा एक धमाकेदार और बड़े पैमाने पर हुई बिक्री। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है कि अगर इंटरनेशनल सेल्स इतनी जबरदस्त हैं, तो फिर ओवरऑल प्रॉफिट तिमाही दर तिमाही गिरा क्यों? इसका जवाब हमें कंपनी के डोमेस्टिक मार्केट के हाल में मिलेगा। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ग्रोथ भले ही धीमी हो, लेकिन एल्केम की कुल कमाई का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा तो आज भी भारत के कारोबार से ही आता है। तो जाहिर है यहाँ की जरा सी भी हलचल पूरे मुनाफे को हिला देती है। तो प्रॉफिट में ये जो गिरावट आई, उसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजें एक साथ हो गईं, जैसे एंटी इन्फेक्टिव दवाओं की बिक्री में सीजनल गिरावट, कच्चे माल की बढ़ती लागत, रेवेन्यू मिक्स में बदलाव, और हाँ, नए लेबर कोड के लिए किया गया एक बड़ा एकमुश्त खर्चा। भारत में एल्केम की स्ट्रैटेजी को एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट समझिए। एक तरफ है अक्यूट केयर का बिजनेस, जो कंपनी का कैश काउ है और जिसमें वो मार्केट लीडर हैं, और दूसरी तरफ वो तेजी से अपने क्रॉनिक थेरेपी पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं, जो ज्यादा स्टेबल और हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है। अच्छा, इन तिमाही आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी एक और डेवलपमेंट हुई है। एक ऐसा अधिग्रहण जो एल्केम के लॉन्ग टर्म विजन में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ संकेत दे रहा है। कंपनी ने मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसे हम मेडटेक कहते हैं, उस सेक्टर में एक जोरदार एंट्री की है। उसने स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के डिवाइसेस बनाने वाली एक स्विस कंपनी ऑक्लूटेक में कंट्रोलिंग स्टेक यानी मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद ली है। और ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है, ये करीब 1074 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। कह सकते हैं कि ये एल्केम के अब तक के सबसे बड़े दावों में से एक है। तो सवाल ये है कि मेडटेक ही क्यों? देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी 3 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी है। पहला, अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करना। दूसरा, अपने मौजूदा कार्डियोलॉजी दवा बिजनेस के साथ तालमेल बिठाना। और तीसरा, मेडटेक जैसी हाई बैरियर इंडस्ट्री में अपनी ग्लोबल पहुंच को बढ़ाना। तो इस बड़े कदम से एल्केम का भविष्य एक नई शक्ल ले रहा है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है और किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। मैनेजमेंट ने आगे के लिए बड़े साफ और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। उनका इरादा मेडटेक को ग्रोथ का तीसरा इंजन बनाने का है, साथ ही कोर फार्मा बिजनेस में भी मजबूत ग्रोथ बनाए रखनी है। और इन सब के साथ कंपनी का लक्ष्य FY28 तक अपने EBITDA मार्जिन यानी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को 23 से 24% तक ले जाना है। तो निवेशकों के नजरिए से देखें तो आगे की राह साफ है। एक तरफ लंबे समय में बड़े मौके दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ शॉर्ट टर्म रिस्क भी हैं। और सबसे बड़ा रिस्क इस महत्वाकांक्षी मेडटेक इंटीग्रेशन को ठीक से एग्जीक्यूट करने का ही होगा। जैसा कि एक एनालिसिस कहता भी है, अगर ये दांव सफल रहा तो ये मार्केट में एल्केम की पहचान और उसके वैल्यूएशन दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है। तो कुल मिलाके इस तिमाही के नतीजे एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश करते हैं जो एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। वो अपनी मौजूदा चुनौतियों से निपट रही है और साथ ही भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दांव भी खेल रही है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये दांव कंपनी को किस दिशा में ले जाता है।